अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में अब कोटा दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। 7 जजों की संविधान बेंच ने 6 अलग अलग फैसले लिखे। बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ जातियों या लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल कर आरक्षण से बाहर किया जा सकेगा। क्या यह आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए? इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा? 10 जरूरी सवालों के माध्यम से जानेंगे इसके जवाब। तो पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन पर क्या नया फैसला सुनाया? केस ये पूरा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन कुमार लोहिया के मुताबिक पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था। इस कानून के सेक्शन 4(2) में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों और 12% रिजर्वेशन अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4(5) में कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए कुल सीटों में से 50% सीटों पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों को और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 4(5) को असंवैधानिक बताते हुए देवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी इसे। 2010 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 6 और 1 के अनुपात के आधार पर माना कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायतें भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उसमें शामिल कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिए। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्रीमी लेयर व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सकता है। क्रीमी लेयर फॉर्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा। लीगल एक्सपर्ट्स सचिन कुमार लोहिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा कि राज्य ओबीसी की तरह एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसला ले सकती है। मतलब साफ है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कोटे में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहती है या नहीं। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस BR गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा IAS या IPS बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की दिक्कत से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता। पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में एससी रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर भी सरकार को नीति बनानी चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अब तीसरा सवाल, यह आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा? विराग के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते हैं।
जजों ने अपने फैसले में कहा कि एससी समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है। क्रीमी लेयर के फॉर्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं लीगल एक्सपर्ट सचिन लोहिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सरकारी नौकरियों को लेकर दिया गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और संसद को लेकर इस फैसले में कुछ भी नहीं कहा गया। अब चौथा सवाल, क्या पहले भी राज्यों में कोटा देने की कोशिश हुई है और तब क्या हुआ? इसका जवाब है हाँ, इससे पहले भी अनुसूचित जाति के कोटा में कोटा देने की कोशिश कई राज्यों ने की है। हालांकि इनमें से 3 राज्य प्रमुख हैं। पहला, पंजाब। 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई थी जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन की प्राथमिकता दी। 2010 में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 57 अनुसूचित जातियों को उप समूह में बांटने के लिए विधानसभा ने से एक कानून पारित किया। इसका मकसद अनुसूचित जातियों के अंदर एक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना था। हालांकि इस कानून को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने वाली सूची में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राज्यों के पास नहीं। उसके बाद आता है बिहार। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे के लिए एससी के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया। यह आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 10% महादलित आबादी है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एससी कोटे के अंदर महादलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि इसमें कामयाब नहीं होने के बाद भी उन्होंने इसको लागू किया। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बाद उनके पास केवल 0 से 5% ही नौकरियां हैं। ऐसे में कोटे के अंदर कोटा देकर इस समुदाय के सभी लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर ही अगस्त 2020 में तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति कोटे के अंदर अरुंधतियार जाति को 3% कोटा दिया। इसके बाद आता है कर्नाटक। 18 जनवरी 2024 को कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तय किया था कि कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार से संविधान संशोधन करने की सिफारिश करेगी, जिससे दलितों के लिए इंटरनल रिजर्वेशन मिल सकेगा। कर्नाटक के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर HC महादेवप्पा ने कहा था कि जब तक आर्टिकल 341 में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। अब 5वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या सिर्फ अनुसूचित जाति तक ही सीमित होगा या इससे अनुसूचित जनजातियां भी इसमें शामिल होगी? इस पर विराग बताते हैं कि संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों और 342 में से अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। इन दोनों विषयों पर संसद को कानून बनाने और राष्ट्रपति को आदेश जारी करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में चिन्नैया फैसले में मान्यता दी थी। संविधान पीठ के 7 जजों के फैसले के बाद राज्यों को जाति के वर्गीकरण का अधिकार मिल गया। बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों में एससी आरक्षण से जुड़े कई मामलों में विवाद चल रहा था, जिन पर संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में अनुसूचित जनजातियों का भी जिक्र है, लेकिन उनके बीच बंटवारे को लेकर ज्यादा कानूनी विवाद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में एससी कैटेगरी के आरक्षण का ही मामला आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन लोहिया का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अनुसूचित जातियों से जुड़े संविधान के आर्टिकल 341 पर हो रही सुनवाई के बाद सुनाया हो, लेकिन राज्य सरकारें इसे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आरक्षण कोटे में कोटा जारी कर सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपने फैसले में लिखा है कि राज्यों को एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। साफ है कि यह फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, यह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर लागू होगा या नहीं, इस बात को लेकर कानूनविदों में अभी तक एक राय नहीं है। अब आता है छठा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के राजनीतिक मायने और असर क्या होंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 2 तरह से राजनीतिक तौर पर असर देखने को मिल सकता है। पहला, अनुसूचित जातियों में कुछ समूह इसके खिलाफ जबकि कुछ इसके समर्थन में होंगे। अब सारा खेल हर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करेगा। जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो एससी समुदाय के लोग इस तरह के कोटे को लागू करने वाली सरकार के साथ हो जाएंगे। दूसरा, इसे ऐसे समझें कि यूपी में दलितों को अब तक मायावती का वोट बैंक माना जाता रहा, लेकिन कोटे में कोटा लागू होने से यह मिथ टूट सकता है। अगर बीजेपी कोटे में कोटा लागू करती है तो दलितों में जिस वर्ग को इसका फायदा होगा वो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कुछ इसी तरह का नजारा बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हर जगह देखने को मिलेगा। अब आता है 7वां सवाल, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का इस फैसले पर क्या स्टैंड है। इसके जवाब में रशीद कहते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग यूपी में बीजेपी लंबे समय से बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए योगी सरकार के दलित मंत्री बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, गुलाब देवी को आगे किया था। दलितों के क्षेत्र में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी कभी मायावती के साथ रहे बीजेपी प्रवक्ता ने गुंजल किशोर को दी गई थी। नतीजा यह हुआ कि 24 करोड़ से ज्यादा दलितों की आबादी वाले राज्य में बसपा को लोकसभा चुनाव में एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से दलितों के 2 खेमे में बांटना प्रदेश सरकारों के लिए आसान हो जाएगा। बीजेपी इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब आता है सवाल 8, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में किन पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रशीद के मुताबिक अभी यह कह पाना मुश्किल है। जो राजनीति दल इस राज्य में अनुसूचित जातियों में कोटा लागू करेंगी उसी को इसका फायदा मिलेगा। यह मुद्दा राजनीति दलों को राष्ट्रीय के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा फायदा या नुकसान पहुंचाएगी। 9वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर किन राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट किदवई के मुताबिक कोटे के इस फैसले का देश के 17 प्रदेशों में असर देखने को मिलेगा जहां एससी की आबादी 15% या उससे ज्यादा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब वो राज्य हैं जहां 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियों की आबादी है। साफ है कि यहां जैसे ही अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन में कोटा दिया जाएगा तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे समुदाय में उथल पुथल मच जाएगी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल 17 लोकसभा सीटें, इनमें से 8 बीजेपी के पास और 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। यूपी के अलावा बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7, बिहार में 6, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5 लोकसभा सीटें। इन राज्यों में देश की सबसे ज्यादा एससी आबादी रहती है। साफ है कि कोटा सिस्टम में बदलाव करने पर अनुसूचित जाति 2 खेमों में पड़ जाएगी। इससे जिस वर्ग को फायदा मिलेगा वो इसे लागू करने वाले दलों की सरकार का समर्थन करेंगे। अब 10वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अनुसूचित जाति के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जेएनयू में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका कहते हैं कि हर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में 30 से 40 कम्युनिटी होती है, जिनमें से कुछ कम्युनिटी को ही ज्यादा फायदा मिलता है। क्लासिफिकेशन अच्छी बात है क्योंकि इससे रिजर्वेशन का असल मकसद पूरा होगा, यानी हर किसी को फायदा मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पंजाब में अनुसूचित जातियों का क्लासिफिकेशन है। मान लीजिए कि इस कैटेगरी में 39 जातियां हैं तो इसे 2 हिस्सों ए और बी में बांट दिया जा सकता है। अगर नीचे से डिमांड आती है तो इन ए और बी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ओबीसी को एमबीसी या ईबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लोअर ओबीसी और अपर ओबीसी में बांटा जाता है। मतलब साफ है कि इस तरह से के फैसलों से रिजर्वेशन का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।